आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, रुधिर क्या होती है, ब्लड का खोज किसने किया था, रुधिर क्या है, रुधिर के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद रुधिर में अणुओं की संख्या कितनी होती है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे रुधिर की संरचना कैसे होता है, रुधिर का वैज्ञानिक नाम क्या है, भारत में कुल कितने ब्लड बैंक हैं और यूपी में अभी तक कितने ब्लड बैंक हैं। आज हम इन सब टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अपने टाइम पहले नंबर पर आता है कि ब्लड का खोज किसने किया था। तो ब्लड का खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 से 1901 के बीच में किया था। तो वह आता है कि ब्लड का जो खोज है किसने किया था। तो ब्लड का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर पूछा जाए कि रुधिर क्या है तो आपको रुधिर बताना है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक खनिज लवणों, गैसों एवं पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम करती है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी गैसेस होती हैं, ठीक, और जो भी खनिज पदार्थ होता है, पोषक पदार्थ होता है, उसको पूरे बॉडी में पहुंच जाए और पहुंचाने का काम कौन करता है। तो उसका काम कौन करता है, रुधिर करता है, अर्थात ब्लड करता है। ठीक, और जैसे कि पूछा जाए आपसे कि रुधिर ये संयोजी ऊतक क्या है, तो संयोजी ऊतक एक ऐसे ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक क्या है, तो संयोजी ऊतक एक ऐसे ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे बॉडी को बांध कर रखते हैं। वो क्या कहलाता है, संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ठीक, ब्लड ग्रुप ए बी ओ का खोज किसने किया था। तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर जी ने किया था। यानी कि जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने ब्लड के खोज के साथ साथ ब्लड ग्रुप ए बी ओ का भी खोज किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है कि रुधिर की खोज, ये तो हो गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रुधिर की संरचना कैसा क्या होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। यानी कि कोई मनुष्य है, कोई यदि मनुष्य है, उसका भार 100 किलोग्राम है, यानी कि उसका 1/7वां या फिर 1/8वां भाग जो होगा उसके शरीर में उतना ब्लड पाया जाएगा। ठीक, और एक चीज यहाँ पे एक चीज और आती है कि जैसे पूछा जाए ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्लड का जो अध्ययन होता है, ब्लड का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। और जो ब्लड में उपस्थित सीरम का अध्ययन कहलाता है। जो ब्लड में उपस्थित सीरम होता है, ठीक, ब्लड में उपस्थित जो सीरम होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्लड में उपस्थित सीरम का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी। क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है ब्लड को हम पढ़ेंगे कि वास्तव में ब्लड के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्लड के यहाँ पे मुख्यतः आपको दिख रहे होंगे कि 2 प्रकार हैं। ठीक, एक है रुधिर और दूसरा है लसिका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम केवल और केवल पूरा रुधिर के बारे में ही पढ़ेंगे, ना कि लसिका के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। रुधिर पहले समझ लीजिए कितने प्रकार की होती है, फिर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो रुधिर की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है रुधिराणु अर्थात ठोस अवस्था, एक होता है प्लाज्मा अर्थात द्रव अवस्था। ये जो रुधिराणु होता है ये होता है ठोस। इसमें 45% जो होता है, पूरे ब्लड का 45% रुधिराणु होता है, बाकी 55% तक क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इसमें 45% दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि करेक्टली 45% ही होगा। किसी किसी बुक में 40 से 45% दिया गया है, ठीक, और इसमें 50 से 55% तक दिया गया है। ठीक, और इसके बाद जो होता है प्लाज्मा के बाद है रुधिराणु। रुधिराणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के वास्तव में होते हैं। ठोस वाला पार्ट है रुधिराणु, ये स्लाइड वाला पार्ट है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला आरबीसी अर्थात लाल रुधिराणु या फिर एरिथ्रोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर पूछा जाता है कि यह मनुष्य में कितना पाया जाता है, तो यह मनुष्य में पाया जाता है 45 से 50 लाख पर घन ml होता है। ठीक, उसके बाद श्वेत रुधिराणु अगर पूछा जाता है प्लेटलेट कितना पाया जाता है अर्थात थ्रोम्बोसाइट कितना पाई जाती है, तो लगभग 2.5 लाख ml पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है कि आरबीसी अभी आपने क्या पढ़ा कि ब्लड के मुख्यतः 2 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस अवस्था और एक द्रव अवस्था। ठीक, तो ठोस अवस्था में पढ़े आप डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है और प्लेटलेट होता है।
तो आरबीसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। आरबीसी है क्या? तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, या फिर सेल की जगह आप क्या कह सकते हो, कार्पल कह सकते हो। चाहे कह दो आप रेड ब्लड सेल या फिर कह दो रेड ब्लड और कार्पल, दोनों चीजें एक ही हैं। आप दोनों कह सकते हो, चाहे रेड ब्लड सेल कह सकते हो, चाहे आप कह लो कि रेड ब्लड कार्पल। ठीक, में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आरबीसी का, ये लाल रुधिर कणिकाएं, इसको हिंदी में कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। जिसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट होता है। उसके बाद चलिए हम दूसरे वाले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह संख्या में 45 से 50 लाख प्रति घन एमएम होती है। यानी कि एक जो मतलब नॉर्मल ब्लड जो होता है, नॉर्मल ब्लड कह सकते हो क्या, एक नॉर्मल मनुष्य के बॉडी में प्रति घन एमएम में लगभग 45 से 50 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। ठीक, और अगर उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो इसमें जो सेल होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ अपवादें हैं, जैसे कि ऊंट और लामा। ठीक, ऊंट और लामा ये ऐसे जीव हैं, कह सकते हो ये ऐसा जंतु है जिसमें क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है। वैसे वास्तव में आप जब देखोगे तो इसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद में ऊंट और लामा है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जाता है कि आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है, तो इनकी जीवन काल 120 दिनों तक होती है। ठीक, और छोटे बच्चों में अगर पॉइंट लिखा गया है कि इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद है 7वां पॉइंट, ये है कि छोटे बच्चों में ब्लड कहाँ बनता है आरबीसी वाला। तो छोटे बच्चों में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी या फिर कुछ भी हो, प्लेटलेट हो, वो यकृत या फिर कहाँ बनता है, प्लीहा में बनता है। ये बात है कि प्लीहा क्या है, तो प्लीहा जो है, प्लीहा कहो चाहे तिल्ली कहो चाहे स्प्लीन कहो, ये ब्लड बैंक माना जाता है। यहाँ पे सारे बॉडी का जो ब्लड रहता है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। कहाँ स्टोर रहता है? ब्लड में, सॉरी प्लीहा में स्टोर रहता है। यदि पूछा जाता है एडल्ट में कहाँ रहता है, तो बोन मैरो में, मतलब कहाँ बनता है ब्लड, तो अस्थि मज्जा में बनता है। यदि अगर पूछता है कि छोटे बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना है प्लीहा में निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनको बनने के लिए आपको प्रोटीन युक्त सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, अच्छे विटामिन के प्रोटीन के स्रोत जैसे हो गए सोयाबीन हो गया, चना हो गया। ठीक, इन सब का सेवन अच्छे से करना चाहिए, और अरहर का दाल भी हो गया। उसके बाद आता है कि मतलब आरबीसी किन किन चीजों से बढ़ जाएगा, प्रोटीन वाले पदार्थों से। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आयरन, यानी कि जिसमें जैसे पालक हो जाता है उसको खाने से। उसके बाद विटामिन B6, विटामिन B12 जैसे हो जाते हैं, दूध, मीट, मांस, मछली और सोयाबीन जो हो जाते हैं, इन सब चीज़ों में विटामिन B6, विटामिन B12 आता है। तो इन सब का सेवन जब हम करते हैं तो हमारे आरबीसी की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। नेक्स्ट पेज है बोन मैरो। आप देख रहे होंगे यही है वास्तव में बोन मैरो, जो आपको यहाँ लिखाया हुआ मिल रहा है बोन मैरो, यही है बोन मैरो, और यही जो बोन मैरो यहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए लाया गया था बोन मैरो कहाँ होता है। तो बोन मैरो जो होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हड्डी है। ठीक, ये क्या है, हड्डी है, और इस हड्डी में जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये बोन मैरो है। और यहीं पे क्या होता है कि बोन जो ब्लड होता है यहीं पे इसका निर्माण होता है। अगर पूछा जाता है कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि जो ब्लड का ये लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसके वजह से ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में O2 तथा CO2 के परिवहन में भाग लेते हैं। यानी कि जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये परिवहन करने में मदद करता है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परिवहन में मदद करता है।
उसके बाद आते हैं WBC। तो WBC का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, या फिर आप कह सकते हो व्हाइट ब्लड कार्पल। WBC का फुल फॉर्म होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ठीक। और आपने पढ़ा कि RBC एक वर्णित लवक है, लेकिन WBC ब्लड में ही पाया जाता है, जबकि इसमें वर्णक इसे नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें रंग उपस्थित ही नहीं होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? यह अवर्णित कोशिकाएं हैं, क्योंकि इसमें रंग नहीं होता है, ठीक। तो जब रंग नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? अवर्णित कोशिकाएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें कलर जो एब्सेंट रहता है। दूसरे नंबर पर आता है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक नाम इसका होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। और तीसरे नंबर पर पॉइंट आता है कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये किसी भी शेप में हो सकते हैं। तो कभी उत्तल के शेप में, तो कभी अवतल के शेप में, ठीक। ऐसे किसी भी शेप में हो सकते हैं, कभी सर्कुलर हो सकते हैं, यानी कि इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता, ये कभी भी किसी शेप में हो जाते हैं, ठीक। और खास पॉइंट आता है कि इनकी संख्या कितना होता है। तो इनकी संख्याएं जो होती हैं 5000 से 9000 तक प्रति घन mm होता है। और इनका जो जीवन काल होता है 10 से 12 दिनों तक होती है। RBC का कितना था? 120 डेज था। लेकिन वहीं अगर WBC की बात की जाए, तो वहां पे WBC जो है उसका जीवन काल 10 से 12 दिन होती है। और इसके बाद अगर बात की जाए कि WBC कितने प्रकार के होते हैं, तो WBC जो होते हैं वास्तव में वो 5 प्रकार के होते हैं। अब हम उन 5 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपका ब्लड से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम स्नोफिल्स पे। अभी आपने क्या पढ़ा कि ब्लड जो होता है उसके WBC जो व्हाइट ब्लड कार्पल, उसमें कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट है इयोसिनोफिल्स होता है। क्या होता है? इयोसिनोफिल्स होता है, जिसका क्या है कि यह शरीर में प्रतिरक्षण तथा संवेदनशीलता का कार्य करती है। इसके अधिकतम से स्नोफिलिया नामक रोग हो जाता है, ठीक। ये जो इयोसिनोफिल्स है, ये क्या है कि ये WBC का एक पार्ट है। कभी कभी देखो जब आप डॉक्टर, ये पूरे WBC का 1 से 4% तक है तब तो ठीक ठीक है। अगर 4% से ज्यादा होता तो आप समझ जाइएगा कि आपको स्नोफिलिया नामक क्या हो गया? रोग हो गया है, ठीक। पहला पॉइंट क्या है कि यह शरीर के प्रतिरक्षण तथा संवेदनशीलता का कार्य करती है, यानी कि यह प्रतिरक्षण, रोगों से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करती है और संवेदनशीलताओं का कार्य करती है। और पूरे WBC का 1 से 4% पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होता है? यह एलर्जन के संपर्क में आते ही बेसोफिल्स हिस्टामिन को स्रावित करती है, जिससे एलर्जी हो जाती है। बेसोफिल्स क्या होता है? जैसे ही बेसोफिल्स एलर्जी के संपर्क में आता है, तुरंत ही क्या करता है? ये बेसोफिल्स हिस्टामिन को स्रावित करता है, जिससे हमें एलर्जी हो जाती है। अगर ये पूछा जाता है कि पूरे WBC में सबसे कम पाया जाता है, तो बेसोफिल 0.5%। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स जो है, यहाँ न्यूट्रा लिखा गया है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रा नहीं न्यूट्रोफिल्स होगा। अगर पूछा जाता है न्यूट्रोफिल्स कितना पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है यह जीवाणु तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करता है, और यह पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल। अगर पूछा जाता है कि WBC में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल, ठीक। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 50 से 70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है। इसका काम क्या है न्यूट्रोफिल का? तो न्यूट्रोफिल्स का काम है जीवाणुओं तथा बाहरी पदार्थों को नष्ट करने का काम करती है, ठीक। उसके बाद आ जाता है लिम्फोसाइट। क्या है? तो लिम्फोसाइट जो है इनमें भ्रण करने की क्षमता कम होती है, जिससे यह हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये जो लिम्फोसाइट है, ये करता क्या है कि ये ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, एक्टिव रहता है मगर बहुत कम एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से बहुत कम ही की क्या कहते हैं कि हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण कर पाता है। और यह एंटीबॉडीज बनाता है, यानी कि यह रोगों से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करता है। अगर पूछता है कितना मात्रा पाया जाता है लिम्फोसाइट का, तो 25 से 30% लिम्फोसाइट की मात्रा पाई जाती है पूरे WBC में। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। 5वें नंबर पर आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स क्या है? तो यह शरीर में भ्रमण करते हुए हानिकारक जीवाणुओं व रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, और पूरे जो WBC है WBC का 2 से 6% पाया जाता है मोनोसाइट। नेक्स्ट पेज पर है
ब्लड, प्लेटलेट, हमने क्या पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, आरबीसी पढ़ा। ठीक, अब तीसरे नंबर पर आता है ब्लड प्लेटलेट, जिसे हम थ्रम्बोसाइट थ्रम्बोसाइट कहते हैं। एक बोटैनिक वैज्ञानिक नाम है थ्रम्बोसाइट किसका, तो प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम थ्रम्बोसाइट। अब इसके पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला कि यह अस्थिमज्जा में बनती है। अगर पूरा ब्लड बोन मैरो में बन रहा है तो यह भी कहाँ बनेगा, बोन मैरो में, अर्थात अस्थिमज्जा में ही बनेगा। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जैसे आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन उसमें क्या है कि केंद्रक में आरबीसी के उसके दो अपवाद हैं। आरबीसी के ऊंट और लामा, दो जानवर ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन और अन्य सभी जानवरों में आरबीसी पाया ही नहीं, मतलब आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके बाद इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है। और हाँ, खास पॉइंट ये है कि ये प्लेटलेट केवल जो मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है, और किसी के ब्लड में, किसी भी जानवर के ब्लड में प्लेटलेट नहीं पाया जाता। और इनका जीवन काल पूछा जाए तो इनका जीवन काल जो होता है 7 से 10 दिनों तक होता है, यानी कि 7 से 10 दिन तक ये प्लेटलेट जिंदा रहते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए, उनका फिर से निर्माण होता है। और यहाँ से हम थोड़ा सा रिपीट कर दें पीछे, अगर प्लेटलेट की जीवन काल पूछती है तो 7 से 10 दिन, अगर डब्ल्यूबीसी का पूछता है तो आप पढ़ चुके हो 10 से 12 दिन, और आप उसके बाद आरबीसी का पढ़ चुके हो 1 से 120 दिन तक। ठीक, चौथा पॉइंट है यह केवल मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है इनकी संख्या एक घन मिलीलीटर रक्त में 3 लाख होती है, यानी कि प्लेटलेट जो होता है 1 घन एमएम में कितना पाया जाता है, तो 3 लाख पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 लाख ही पाए जाते हैं, इसमें से जो होता है 1.5 लाख से 3 लाख तक प्लेटलेट पाई जाती है प्रति घन एमएम में। और इनका आकार अनिश्चित होता है जैसे डब्ल्यूबीसी का होता है, लेकिन इसमें व्यास जो है 2 से 4 मिली माइक्रोन का होता है। प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम थ्रम्बोसाइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट। प्लेट का फंक्शन क्या है, प्लेटलेट या क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर का थक्का बनाने में कोई और सारे प्रोटीन और विटामिन भी मदद करते हैं, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। रुधिर का थक्का बनाने में, ठीक, रुधिर का थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन भी सहायक होते हैं, उसके साथ साथ विटामिन के भी सहायक होता है। कौन सहायक होता है, विटामिन के भी सहायक होता है। ठीक, और उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में, ब्लड का लास्ट पार्ट है प्लाज्मा। तो यह पूरे ब्लड का 55 से 60% पाया जाता है, जैसे आपको पहले बताया गया कि ये लगभग 40 से 45% पाया जाता है प्लाज्मा। मतलब कणिकाएं पाई जाती हैं, जो ठोस भाग है। प्लाज्मा ये लिक्विड फॉर्म है जो 55 से 60% पाई जाती है, 45 से 50%। ठीक, सॉरी 40 से 45% कणिकाएं पाई जाती हैं तथा 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें 90 से 92% तक जल होता है तथा 8 से 10% तक कई प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और 8 से 10%, इन्हीं 8 से 10% में पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आप पढ़ेंगे कि अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, अर्थात क्या हो गया, लवण हो गया जैसे NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया जैसे हो गया खाने वाला सोडा। ठीक, मुख्य रूप से होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे पसीने में जो होता है वो नमक होता है अर्थात सोडियम क्लोराइड होता है, और खाने वाला सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फेट, कैल्शियम भी आ जाते हैं, जिसके वजह से रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा रक्त का पीएच मान कितना हो जाता है, 7.4 हो जाता है। आपको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 7.4 ब्लड का पीएच मान हो जाता है। आगे चलेंगे हम। आगे है कार्बनिक पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जैसे हो गया अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल आदि प्रमुख विटामिन है, ये कार्बनिक पदार्थ में आ जाते हैं। और लास्ट में आ जाएंगे हम प्रोटीन पे। यह भी क्या है, प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाया जाता है, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूलिन। ठीक, उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस से मिली हुई होती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गोली लिखा गया है, यहाँ पे रहेगा मिली होती है प्रति घन एमएम में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है,
ये कितना कितना मिला होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो आपको बता दें कि जो 0.3% जो होता है वो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। क्या मिला हुआ होता है? 0.3% ऑक्सीजन अर्थात O2 मिला हुआ होता है। अगर वहीं पे बात की जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला हुआ था, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% प्लाज्मा में मिला रहता है। और क्या हो गया? नाइट्रोजन N2, N2 भी कितना फ्रेंड मिला रहता है? 0.5% यह भी मिला रहता है। क्या नाइट्रोजन गैस 0.5%, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.5%, और सबसे कम मिला हुआ रहता है तो वो रहता है विटामिन 0.3%। चलेंगे नेक्स्ट वाले पेज पे। ठीक, ये आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारत में 2015 से 2015 तक मतलब कुल मिला के गणना किया गया था, तो टोटल पूरे भारत में 2760 ब्लड बैंक थे, जिसमें से सबसे अधिक ब्लड बैंक पाया गया था तमिलनाडु में, 304 ब्लड बैंक थे। और उसके बाद फिर यूपी में पाया गया 240, ये थर्ड नंबर पर था, 240 ब्लड बैंक। और फिर महाराष्ट्र में पाया गया 297 ब्लड बैंक, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए तो एक यूनिट में ब्लड कितना होता है, तो 400 से 450 ml ब्लड होता है एक यूनिट में। और फ्रेंड्स हम रिपीट करते हैं कि ब्लड का अध्ययन जो होता है, रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, और ब्लड में उपस्थित यानी कि रुधिर में उपस्थित सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे किया जाता है।